Good morning to all my dear students. Today we are starting our fifth lecture in which we will deal with further concentration terms. अभी तक बच्चों हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कंप्लीट की है. टेम्परेचर डिपेंडेंट जो हमारी टर्म्स होती है ना वो हमने कंप्लीट कर ली है. अब किसका नंबर होगा बच्चों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हमारी मेनली तीन होती है: परसेंटेज, वेट बाय वेट, सेकंड मोलैरिटी एंड थर्ड इज मोल फ्रैक्शन. सबसे पहले हम कवर करेंगे परसेंटेज, वेट बाय वेट. ये जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स स्टार्ट की थी ना तब भी हमने बच्चों ये वाली कवर की थी, परसेंटेज, वेट बाय वेट. मैंने वेट परसेंटेज की वहीं पे सारी कवर कराई थी आपको, तो ये वाली भी हम कवर कर चुके हैं, बट एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं आपको. वेट एंड वेट, दोनों वेट है ना. क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? जो ऊपर वाली टर्म होगी वो हमेशा किसके लिए? सॉल्यूट के लिए. नीचे वाली टर्म होगी हमेशा किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, एक्सेप्ट मोलैरिटी. ये बात मैंने आपको कम से कम 5 बार रिवाइज करा दी. ऊपर वाली टर्म हमेशा किसके लिए? सॉल्यूट के लिए. नीचे वाली टर्म हमेशा किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए. तो ये क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट. ये क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन. परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100. अगर ये वेट है और ये भी वेट है, सेम है ना दोनों के दोनों, तो यूनिट भी सेम होगी. यूनिट सेम होगी तो क्या हो जाएगा? ये यूनिटलेस. अब ये परसेंटेज, वेट बाय वेट डेफिनेशन वगैरह से तो बोर्ड के पेपर के पॉइंट से तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती. अभी इम्पोर्टेंट किस पॉइंट से होती है? ये न्यूमेरिकल के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होती है बच्चों. किस पॉइंट से? न्यूमेरिकल के पॉइंट से. वहाँ पे आपको क्या बोल देगा? 10% वेट बाय वेट, या बाय वेट भी लिख सकता है. क्या लिख सकता है? बाय वेट. NaCl या किसी का भी NaCl एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन. ये बोल देगा. अब 10% वेट बाय वेट का क्या मीनिंग होगा? मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ? 10/100. क्या लिख सकता हूँ 10% को? 10/100. अब ये किसके लिए होगा? ऊपर वाली टर्म हमेशा किसके लिए होती है बच्चों? सॉल्यूट के लिए. तो ये होगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बच्चों? हमारा 10 ग्राम. ये वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 10 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा? 100 ग्राम. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा हमारा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या है हमारा? सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट कितना होगा हमारा? 90 ग्राम. ठीक है ना. सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट से परसेंटेज, वेट बाय वेट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, आप ये वाली नोट करें. नेक्स्ट जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी वो क्या होगी बच्चों? हमारी मोलैलिटी. मोलैलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन दिस चैप्टर. ये तो मैंने वैसे भी आपको पहले भी समझाई हुई है और ये इजी भी है, उतना हार्ड इसके अंदर कुछ होता नहीं. नई हेडिंग लगाइए, मोलैलिटी. न्यू हेडिंग इज मोलैलिटी. Molality is represented by small m. Note down the definition please. It is the, molality is the number of moles of solute present in unit weight of solvent. मैंने आपको बताया था मोलैलिटी इज वन ऑफ द डेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ यूज फॉर सॉल्वेंट, नॉट फॉर सॉल्यूशन. अब आपको मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ डेफिनेशन कहाँ से आती है. M इज इक्वल्स टू M मोलैलिटी N अपॉन कैपिटल W. अब आपको मोलैलिटी अगर याद होगी तो मोलैलिटी क्या थी बच्चों? मोलैलिटी थी हमारी M इज इक्वल्स टू N अपॉन V. ये क्या थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमेशा नीचे किसके लिए रहता है? सॉल्यूशन के लिए. और ऊपर वाला किसके लिए रहता है? सॉल्यूट के लिए. बट ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसी टर्म है जिसके अंदर नीचे वाली टर्म किसके लिए होगी? इट इज़ फॉर द सॉल्वेंट. और ये वाला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो देखो बच्चों, ये डेफिनेशन क्या है? हमारे पास में सॉल्वेंट है जो कि वेट की फॉर्म में हमने मेज़र किया है. जैसे मैं क्या करूं, 1 किलोग्राम
यानी कि 1 kg वाटर फिल कर लूँ किसी कंटेनर के अंदर, 1 kg वाटर। अब वाटर हमारा सॉल्वेंट है, वाटर इज़ ए गुड सॉल्वेंट। अब वाटर के अंदर मैं सोल्यूट ऐड करूँ तो यहाँ पे किस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल लेंगे हम, मोलैलिटी की फॉर्म में। ठीक है ना बच्चों। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर ये भी डेफिनेशन होती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व है, सोल्यूट के मतलब कितने मोल से डिजोल्व है, वो उसकी क्या होगी, मोलैलिटी। अब कहीं पे हम वॉल्यूम की फॉर्म में मेजर करते हैं और कहीं पे वेट की फॉर्म में। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली, इनमें सब में क्या होगा, मास होगा, वेट होगा। जितनी टेम्परेचर डिपेंडेंट है उनमें सब में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो अभी तक ये बात चल रही है। अब क्या हुआ, अब ये देखो m इज इक्वल्स टू n अपॉन W, W मस्ट बी इन किलोग्राम। जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना बच्चों हमारा, ये कहीं में होना चाहिए, ये किलोग्राम में होना चाहिए। अब मैं n को कैसे ओपन कर सकता हूँ, वी नो डेट n इज इक्वल्स टू W/m0, मोलैरिटी में बताया गया था ना। सो W/m0 इंटू कैपिटल W विच इज मस्ट बी इन किलोग्राम। अब देखो ये क्या है बच्चों हमारा, स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ ऊपर वाली टर्म किसके लिए होती है, सोल्यूट के लिए। तो ये भी सोल्यूट के लिए और ये भी सोल्यूट के लिए, क्योंकि n किसके अंदर है, W/m0 के। तो W इज़ वेट ऑफ सोल्यूट एंड m0 इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड कैपिटल W क्या होगा, मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी सॉल्वेंट की बात होगी ना तो वहाँ पे किसकी बात होगी, मोलैलिटी की ज़रूर बात होगी बच्चों। तो मोलैलिटी बहुत ही इजी है, मोलैलिटी के बारे में आप डायरेक्ट देखो और इसके बारे में डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोलैलिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसमें वेट होगा। स्पेशल बात क्या है इसके अंदर, स्पेशल बात है कि इसके अंदर जो नीचे वाली टर्म होती है वो किसके लिए होती है, सॉल्वेंट के लिए। अदरवाइज़ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ऐसा नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही इजी थी। बस एक बात आप मतलब जो डायरेक्ट याद रखना चाहते हो ना, वो ये याद रखना कि जब भी मोलैलिटी और मोलैरिटी की बात होगी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की, मोलैरिटी जो है ना हमारी, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों हमारा, n/v, और मोलैलिटी का क्या आया हमारा, n/W। अब देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा ना। और इसमें क्या बच्चों हमारा वेट, और वेट का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था ना तो बताया था कि जब फॉर्मूले आ जाएंगे तब हम देखेंगे इस चीज़ को। अब देख लो आप, मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। बट मास से तो टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं होता, इस वजह से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। इज डेट क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर भी देखे हुए हैं। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नोट डाउन प्लीज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल मतलब n से रिलेटेड कुछ बात होगी, मोल से रिलेटेड। फ्रैक्शन मतलब पार्ट यानी कि डिवीज़न, हाफ पार्ट मतलब एक नोमिनेटर होगा और एक डेनोमिनेटर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। अब ये बस बात हमें समझनी है। ये भी एक टाइप की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसके अंदर भी वेट ही होगा। तो वो देख लेते हैं हम एक बार क्या है ये। Suppose we have a container in which we filled a solution, जिसमें क्या बच्चों हमारा एक सॉल्यूशन फिल किया गया है। अब सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, सोल्यूट भी होगा हमारा, और हमारे इसके अंदर कौन होगा, सॉल्वेंट भी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट। सपोज सोल्यूट इज A, एंड सॉल्वेंट इज B। द नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट इज Na एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज Nb। ए क्या हमारा सोल्यूट, तो ए के मोल मैं कितने एज्यूम कर रहा हूँ इसके अंदर, ए के मोल कितने एज्यूम कर रहा हूँ Na। अब मोल्स कैसे एज्यूम किए जाते हैं, देखो मोल्स क्या होते हैं W/m0। अब ये क्या है, हमने कितना सोल्यूट मिलाया है 25 ग्राम सपोज करते हैं, और वो जो मिलाया उसका मास तो सपोज कर लो 50 है, तो कितना मोल होगा हमारा 1/2। तो मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास। अब जितना मास मिलाओगे सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो मास तो मिलाएंगे ना हम सॉल्यूट का, तो ऑटोमेटिक उसमें मोल होंगे। मोल को होने के लिए वेट बाई मोलर मास का होना चाहिए, और वेट बाई मोलर मास है, अगर सॉल्यूशन है तो वेट बाई मोलर मास जरूर होगा। ठीक है, तो मैं ए के कितने मोल्स मान लेता हूँ Na, और बी के मोल्स के सॉल्वेंट के मोल्स कितने मान लेता हूँ, यानी कि बी जो हमारा है Nb। ठीक है बच्चों, अब ये अगर ये बाइनरी है, मतलब बाइनरी होने का मीनिंग क्या है, इसमें एक सोल्यूट है और एक हमारा सॉल्वेंट है, बस दो ही है, तो इसके अंदर टोटल मोल्स कितने हो गए एन टोटल्स। एन टोटल मतलब टोटल मोल्स कितने हो गए Na प्लस Nb। ठीक है स्टूडेंट्स, Na प्लस Nb। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन कितना इजी है, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन की बात होगी तो मोल्स के रेशो की बात होगी, मोल्स के रेशो की। मैं आपको डेफिनेशन अभी बताऊंगा, मोल्स के रेशो की फॉर्म में मोल्स है हमारे। अब मैंने आपको बताया था मोल ऊपर भी है और मोल नीचे भी है। अब नीचे वाली टर्म हमेशा किसके लिए होती है, नीचे वाली टर्म हमेशा किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के। तो नीचे टोटल मोल किसके मोल हो गए, सॉल्यूशन के, और सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं एन टोटल, तो Na प्लस Nb हो गए। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई काई। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई काई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ये बात आपको नोट करनी होगी, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच component ऑफ सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के लिए हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। ए सोल्यूट है हमारा और बी सॉल्वेंट है, तो ए के लिए भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन होगा और बी के लिए भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का रेशो। अब समझो कैसे, जैसे सपोज करो आपको बताना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या है, काई क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बच्चों, ए कौन है हमारा, सोल्यूट। तो देखो जिसकी भी बात होगी, सोल्यूट की हुई चाहे सॉल्यूशन की हुई, जिसकी भी बात होगी, सॉरी सोल्यूट की हुई तो सोल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट की हुई तो सॉल्वेंट के बारे में, जिसकी भी बात होगी उसके मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्वेंट की बात होगी सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल क्यों, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन हमेशा नीचे आता है, ये तो बात मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दी। तो काई ए बराबर ए क्या हमारा सोल्यूट, और ए के मोल कितने हमारे Na इस भी सॉल्यूशन के अंदर, तो Na अपॉन, अब नीचे वाली टर्म किसके लिए होती है, सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है, Na भी है और Nb भी है, और Na1b को मैंने एक अकेले में क्या बोला है, Nt, एन टोटल मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे निकालने हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये किसके हो गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बताया था ना ये सभी के लिए निकलता है जितने भी कंपोनेंट है। तो क्या आएगा बताओ, काई बी बराबर उसके मोल जिसकी बात हो रही है और टोटल मोल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। डू यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, यस और नो? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आप, ये किसके है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये किसका है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे किसके निकालने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूं, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सोल्यूट की है सॉल्वेंट की है, तो मैं इन ऐड कर दूं बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, काई ए प्लस काई बी विच इज इक्वल्स टू काई ए प्लस काई बी Na अपॉन Nt प्लस Nb अपॉन Nt। अब मैं क्या करूँ, Nt दोनों में क्या कॉमन, Nt दोनों में कॉमन है ना, तो Nt Na प्लस
NB, ठीक है बच्चों, Na प्लस NB। और NT को मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस NB, ऊपर वाला ऐसा कैसे ही, और NT को मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस NB, Na प्लस NB। कितना आएगा हमारा, 1 आएगा ना, कितना आएगा 1, का ए प्लस का बी विच इज इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मीनिंग है, एक सॉल्यूशन के अंदर चाहे कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, अब यहाँ कितने कंपोनेंट प्रेजेंट थे, केवल 2, एक सोल्यूट हमारा और एक सॉल्वेंट, ए और बी। द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, या ऐसे बोल दो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ऑलवेज को अंडरलाइन करेंगे आप, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये न्यूमेरिकल में आपके काम भी आएगी बात ऑलवेज वाली। अब देखो आप ये कैसे हुआ, हमारे सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट थे, ए सोल्यूट एंड बी सॉल्वेंट। ए के मैंने कितने कंपोनेंट्स, कितने मोल्स माने, एज्यूम किए Na, बी के कितने एज्यूम किए Nb, ए के Na और बी के Nb। अब ये 2 ही थे ना, तो टोटल कितना आएगा Na प्लस Nb। ये टोटल मोल्स किसके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बताओ कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मैंने एक बार सोल्यूट के जोड़ दिए और एक बार सॉल्वेंट के, यहाँ तक क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कई मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स का रेशो, किसका रेशो, मोल्स का रेशो। और कैसा रेशो अब ये बता देता हूँ। अब सोल्यूट के लिए भी होगा, सॉल्वेंट के लिए भी होगा, चाहे सोल्यूट और सॉल्वेंट कितने भी हो हमारे, मतलब कंपोनेंट कितने भी हो। अब इसमें 2 कंपोनेंट थे, ए और बी, तो मैंने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकाला, ए के लिए। क्या बताया मैंने आपको, जिसके लिए निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, Na अपॉन Nb। यहाँ पे आओ, काई बी इक्वल्स टू क्या होगा, Nb अपॉन Nt। टोटल हमेशा नीचे रहता है ना, सॉल्यूशन के लिए हमेशा नीचे रहता है। अब मैंने क्या किया, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए मुझे ए और बी को ऐड करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। 1 और 2 को ऐड किया, काई ए प्लस काई बी क्या आया, Na अपॉन Nt, Nb अपॉन Nt। Nt दोनों में क्या है, कॉमन, Nt कॉमन ले लिया, ऊपर वाली ऐड हो गई Na प्लस Nb। Nt को मैंने ओपन किया यहाँ से, Na प्लस Nb कट के कितना आया हमारा 1। अब सुनो, सपोज करो बच्चों, इसमें हमारे एक से ज़्यादा और होता, सपोज करो हमारे इसमें सी भी होता है, एक कंपोनेंट हमारा क्या होता, सी बी। वैसे बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है, सी की बात नहीं होती, बट न्यूमेरिकल्स में सी का पोर्शन भी आ जाता है कभी कभी। कोई हार्ड बात नहीं है, क्योंकि ये वाली बात क्लियर करती है इसे, अभी बताऊंगा कैसे। सपोज करते हैं तीसरा कंपोनेंट भी है हमारा, ए बी एंड सी। सी भी हमारा कोई सोल्यूट ही है, 2 सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है हमारा। अब सी के कितने मोल एज्यूम करोगे, Nc। ए के कितने एज्यूम किए, Na। बी के कितने एज्यूम किए, Nb। सी के कितने करोगे, Nc। टोटल कितने हो गए अब, Na प्लस Nb प्लस Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc। बस आप एज्यूम करते रहे माइंड में। अब जब मैं सबसे पहले ए के मोल्स निकाल लूँगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लूँगा, तो ये आएगा। जब मैं बी के निकाल लूँगा तो क्या आएगा, काई बी इक्वल्स टू Nb अपॉन Nt। अब मैं जब काई सी निकाल लूँगा तो वो क्या आएगा, Nc अपॉन Nt, Nc अपॉन Nt। तीसरे का भी निकाल लेंगे। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, तो बताओ क्या आएगा बच्चों, Na अपॉन Nt, Nb अपॉन Nt प्लस Nc अपॉन Nt। Nt तीनों में कॉमन, फिर यहाँ पे आएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। जब यहाँ पे आप Nt रखोगे तो अब की बार Nt में रखा जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Na प्लस Nb प्लस Nc, तो टोटल कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हम सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट की संख्या कितनी भी बढ़ा दें, कंपोनेंट्स की संख्या कितनी भी बढ़ा दें, उसके अंदर हमेशा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट करें। ये हमारा मोल फ्रैक्शन का एक पोर्शन कवर हुआ, नोट कर ले आप। आप एक नोट डालें इसके नीचे, द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, मैं बोल देता हूँ, द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन
is always equals to 1, is always equals to 1 whether solution containing how many components, it doesn't matter, it doesn't matter। सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो वो मैटर नहीं करेगा, उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप 4 कंपोनेंट्स लोगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc या सॉरी काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी करोगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन देखो आप, मोल फ्रैक्शन जो है ना हमारी, इसमें टोटल किसकी बात हुई है, मोल्स के बारे में। और मोल्स क्या है हमारा, N W/m0। अब मोल्स के साथ में कभी भी वॉल्यूम की कोई बात, वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं हुई, वॉल्यूम तो आया नहीं। अब इसमें क्या आया, वेट ही आया ना। जब वेट होगा तो ये कौन सी टर्म होगी हमारी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, ये आया ना। ये क्यों आया है, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स की बात होती है हमारे यहाँ। सॉल्यूशन जो पढ़ा जाता है वो किसके लिए पढ़ा जाता है, केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, 2 कंपोनेंट्स के लिए। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको राउल्ट्स लॉ में भी काम आएगा। कहाँ पे, राउल्ट्स लॉ के अंदर भी काम आएगा, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन में भी थोड़ा काम आएगा आपको। तो ऐसा है ना कि आप इसे मतलब इसे ये ना सोचे कि 11th में थी हमने और ये हमारी याद है तो इन्हें छोड़ दिया हमने, वैसे ही कर लिया। 12th के अंदर भी, 11th में आप नहीं पढ़ गए होगे बहुत अच्छी बात है, बट 12th के अंदर भी इन्हें आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है बच्चों, अभी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हुई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में 1 बाय 1 हम सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, NCERT के न्यूमेरिकल जो है ना, मैं आपको अभी लेक्चर के अंदर नहीं दूंगा। NCERT के जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो आपको अलग से मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिलेगा 1 बाय 1 सभी का। किसी एक लेक्चर के अंदर मैं 4 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दे दूंगा, फिर किसी एक लेक्चर में शायद एक ही रिकॉर्ड हो पाए, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ तक का कवर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।